Hello my dear students, how are you? I hope all you are fine and doing well. अभी तक हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 1 और 2 यानी कि हमारे नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे उसको कवर कर लिया है। आज इस वीडियो में हम लोग आगे के 2 चैप्टर यानी कि हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट एंड जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है प्लानिंग, उसके जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं, जो भी पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर दोनों चैप्टर को लेके जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो जो चैप्टर है वो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है एंड प्लानिंग है। सेम इसी तरह बाकी के दो चैप्टर करके हम लोग 6 वीडियो में सारे आपके जितने भी चैप्टर हैं सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उन सारे चैप्टर्स के कंप्लीट कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज हमारा जो पहला चैप्टर है वो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है एंड है हमारा प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग शुरू करते हैं। देन आफ्टर हम लोग 40 क्वेश्चन तक जाएंगे। 20 क्वेश्चन जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट से रहेगा एंड 20 क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर 4 यानी कि चैप्टर प्लानिंग से रहेगा। स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या शामिल होता है। कारोबारी माहौल शामिल है, इसमें क्या क्या शामिल है। बिजनेस इन्वायरमेंट जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उसका पहला क्वेश्चन है कि बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड, बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सराउंडिंग ऑफ बिजनेस यानी कि बिजनेस के सराउंडिंग में जितनी चीज़ें हैं वो इंक्लूड होंगी। फोर्स फैक्टर इंस्टीट्यूशन विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट द बिजनेस यानी कि जो भी फैक्टर्स हैं, फोर्सेस हैं जो हमारे इंस्टीट्यूशन या फिर जो भी हमारे बिजनेस को, वो हमारे बिजनेस को छोड़कर हमारे वातावरण की सारी चीज़ें जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं, वो या कस्टमर एंड एम्प्लॉय या नन ऑफ द अबव। तो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो आई होप अभी तक सब लोगों ने अपना अपना आंसर बता दिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि फोर्स फैक्टर इंस्टीट्यूशन विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट बिजनेस यानी कि बल कारक संस्था जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे व्यवसाय को प्रभावित करती है, वो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट होती है। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, मैंने आपको थ्योरी के क्लास में ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, वो उसको कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट का फ़ायदा क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशन क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स क्या हैं, हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में आईपीआर का क्या रोल था, आईपीआर जो आया था 1991 में उसका क्या रोल था। ये सारी चीज़ें हमने हमारे जो थ्योरी सेक्शन था उसमें सारी चीज़ें रिवाइज कर ली हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके देखिए, पहले आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए, देन आफ्टर हम लोग इस पर पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर था वो है हमारा फोर्स फैक्टर इंस्टीट्यूशन विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट बिजनेस। ये सारी चीज़ें हमारे किस में इंक्लूड होती हैं, हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में इंक्लूड होती हैं। ओके ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो स्वच्छ भारत अभियान स्टार्टेड बाय बीजेपी गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ। तो बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया स्वच्छ भारत अभियान, ये कौन से इन्वायरमेंट का पार्ट होगा। लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट होगा, सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट होगा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का पार्ट होगा या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट होगा। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कोई चीज़ आ जाती है, जैसे कि नोटबंदी की थी मोदी जी ने, बीजेपी की पार्टी ने नोटबंदी की थी, जीएसटी लाया था बीजेपी के पार्टी ने। तो जहाँ भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कोई चीज़ आती है तो वो हमारे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का पार्ट होगी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि भाजपा सरकार द्वारा शुरू किया गया था स्वच्छ भारत अभियान, ये किस इन्वायरमेंट का हिस्सा है। लीगल इन्वायरमेंट का हिस्सा है? नहीं। सोशल इन्वायरमेंट का हिस्सा है? नहीं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का हिस्सा है? हाँ। तो इसका आंसर है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट यानी कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जहाँ पे किसी पार्टी का नाम आ जाता है, किसी राजनेता का नाम आ जाता है, तो वो किसका पार्ट होगा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का क्या पार्ट होगा, जहाँ पे इकोनॉमिक रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे जीएसटी है, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ये सारी चीज़ें जहाँ पे आती हैं वो इकोनॉमिक का पार्ट होगा। लीगल का जहाँ पे किसी को कानून पे आ जाता है, जैसे कोई एक्ट आ जाता है या फिर कोई प्लास्टिक बैन करने के लिए एक्ट आया, तो वो हमारा लीगल का पार्ट हो जाएगा। सोशल इन्वायरमेंट जहाँ पे समाज के लिए कोई काम हो रहा है वो हमारा सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट आ जाएगा। तो भाजपा सरकार द्वारा शुरू किया गया था, ये कौन सी चीज़ स्कीम शुरू की गई थी, स्वच्छ भारत अभियान। तो ये किसका, कौन से इन्वायरमेंट का पार्ट है, ये हमारे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि द फोर्स इन बिजनेस इन्वायरमेंट दैट इफेक्ट ऑल द बिजनेस हाउसेस आर नोन एज, यानी कि जो फोर्स, जो इन्वायरमेंट हमारे सारे बिजनेस को इफेक्ट करता है, चाहे वो आपका अकेले का बिजनेस नहीं, चाहे वो चप्पल हो, जूता हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो हर एक बिजनेस को इफेक्ट करती है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जनरल। यानी कि जो जब सबके लिए आया, जैसे कोरोना आया,
कोरोना में किसी एक का बिजनेस तो ठप नहीं हुआ था। जब लॉकडाउन लगा तो सारी सारी जितनी भी फैक्ट्री से, सारे जितने भी शॉप से, सबका बंद हुआ था। तो जो है वो कौन सा इन्वायरमेंट है, वो जनरल इन्वायरमेंट है, जनरल फैक्टर है जो सबके ऊपर लागू होता है। जो अगर वो जनरल आया तो वो सबके लिए आया। कोरोना आया, लॉकडाउन लगा तो सबके लिए लगा, किसी एक के लिए नहीं लगा था। तो जब कोई चीज़ें सबके लिए, कोई फोर्स सबके लिए काम कर रहा हो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, जनरल कहेंगे। स्पेसिफिक क्या इसको कहेंगे, जो किसी एक विशेष ग्रुप्स के लिए काम कर रहा है। जैसे अगर प्लास्टिक बैन हो जाता है तो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी कंपनियां उनके लिए होगा। अगर पर्टिकुलर हो जाए तो किसी एक इंडिविजुअल के लिए होगा। तो ऐसे ही सारी चीज़ें हैं, ऐसे ही सारे फोर्स हैं जो अलग अलग लोगों के लिए काम करते हैं। तो जो फोर्स आया था जो सबके ऊपर काम करता है उसको हम लोग किस फोर्स से जानते हैं, जनरल फोर्स के नाम से जानते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द कंडीशन इन बिजनेस इन्वायरमेंट कीप चेंजिंग एज इट इज। तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता रहता है, क्योंकि ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, कॉम्प्लेक्स है, डायनेमिक है, या नन ऑफ द अबव। तो डायनेमिक है, इस वजह से ये मतलब जो चेंज, इसका जो नेचर है वो चेंजिंग है, वो बदलता रहता है। तो व्यावसायिक वातावरण में स्थितियाँ ज्यों की त्यों बदलती रहती हैं। क्यों बदलती रहती हैं, किस वजह से बदलती रहती हैं, क्योंकि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो डायनेमिक है, डायनेमिक इन नेचर है। तो यानी कि इसका जो नेचर है वो गतिशील है, यानी कि वो बदलता रहता है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट विच हेल्प्स टू नो इन एडवांस फोर्थ कमिंग कंसिस्टेंट एंड थ्रेट ऑफ अ बिजनेस। यानी कि व्यवसायिक वातावरण का महत्व जो अग्रिम में आने वाली बाधाओं और व्यापार के खतरे में सॉरी एक सेकेंड, हाँ सॉरी, व्यावसायिक वातावरण महत्व जो अग्रिम में आने वाली बाधाओं और व्यापार के खतरे में जानने में मदद करता है, वो क्या होता है, हेल्पिंग इन गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अर्ली वार्निंग सिग्नल, असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, या ऑल ऑफ द अबव। यानी कि अगर आपके बिजनेस में अगर कोई आने वाली, मान लीजिए कोई बाधा आने वाली है और वो आपको पहले ही पता चल जाती है, तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या फ़ायदा होगा। हेल्पिंग इन गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कि अगर आपको मान लीजिए कोरोना लगने वाला है, ठीक है, लॉकडाउन लगने वाला है, ठीक है, आपको पता लग गया लॉकडाउन लगने वाला है, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेल बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे कि ठीक है हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल करें। तो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज, आप अपने सामान को सस्ता कर देंगे ताकि वो बिके। तो अगर आप सामान सस्ता करेंगे यानी कि आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले रहे हैं, आपको पहले पता लग गया, तो आप पहले सामान के दाम कम करेंगे और वो आपका ज़्यादा बिकेगा। अर्ली वार्निंग सिग्नल, आपको सिग्नल जल्दी मिल जाएगा कि हाँ ये चीज़ें थ्रेट्स आने वाले हैं फ्यूचर, तो इसके अकॉर्डिंग आप काम करने लगेंगे। असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, अगर आपको पता लग गया कि ऐसी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान बनाएंगे, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। यानी कि अगर आपको कोई चीज़ें पता लग गई, कोई दिक्कत आने वाली है उसके बारे में आप पहले से ही जान गए, तो आपको इन सारी चीज़ों का फ़ायदा होगा। आप सारी चीज़ें आप पहले फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी ले सकते हैं, अर्निंग वार्निंग सिग्नल भी होगा, आप पहले से ही प्लानिंग एंड पॉलिसी बना लेंगे उसके तहत, एंड सो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, चेंज इन टैक्स रेट इज अ पार्ट ऑफ। यानी कि टैक्स रेट में चेंजेस हो रहे हैं, करों में परिवर्तन का हिस्सा है। कौन से इन्वायरमेंट का हिस्सा है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का हिस्सा है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का हिस्सा है, सोशल इन्वायरमेंट का हिस्सा है, या लीगल इन्वायरमेंट का हिस्सा है, कौन से इन्वायरमेंट का हिस्सा है। टैक्स रेट में अभी मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल कब होगा, जब किसी पार्टी विशेष यानी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल जब इन्वॉल्व हो जाएगा तो आपको पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का हिस्सा होगा। लीगल इन्वायरमेंट का तब हिस्सा होगा जब कोई कानूनी कार्रवाई कानूनी एक्ट, कानून के कोई भी रिलेटेड चीज़ होगी, कोई एक्ट बना हो तो वो आपका लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट होगा। सोशल आपका सामाजिक इन्वायरमेंट का पार्ट होगा। एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट वो होगा जब आपके टैक्स रेट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, CRR कम हो रहा है, SLR कम हो रहा है, बैंक रेट कम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, डेमोन्स्ट्रेशन एज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन। नोटबंदी का सीधा असर पड़ा था। डिमोनेटाइजेशन का सीधा डिमोनेटाइजेशन है डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन। डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, बेसिकली डिमोनेटाइजेशन मतलब होता है नोटबंदी। तो नोटबंदी किसका पार्ट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है, नहीं। लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट है, नहीं। तो ये किसका पार्ट है, आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है, नोटबंदी जो है वो आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है।
सो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग करिए। एंट्रेंस एग्जाम उतना हार्ड नहीं है जितना आप लोगों ने बना दिया कि हाँ बड़ा होगा है, काफ़ी लोगों का अगर सिलेक्शन नहीं होगा, ये होगा वो होगा, कहाँ से आएगा क्वेश्चन, कैसा आएगा पेपर। तो इतना भी कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, अगर आप इजीली अपने ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आसान है एंड आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं, इजीली ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। रिलैक्सेशन और रिमूवल ऑफ स्ट्रिक्ट रूल ऑफ रेगुलेशन इज अ पार्ट ऑफ। सख्त नियम कानून में ढील करना या हटाना किसका हिस्सा है, यानी कि आईपीआर, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन 1991 में आया था। ये क्वेश्चन एक मार्क का आपका बन सकता है। 1991 यानी कि आईपीआर कब आया था? लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण, जो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा है। सो बेसिकली ये क्वेश्चन है कि सख्त नियम कानून में ढील देना या उसको हटाना किसका पार्ट है? तो ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है? नहीं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में क्या था, सारी इकोनॉमी को हम लोग खोल दिए थे ताकि बाहर के जो इन्वेस्टर हैं वो हमारे कंट्री में आके इन्वेस्ट कर सके, हमारे कंट्री में बिजनेस कर सके। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ था, जो प्राइवेट सेक्टर के रोल थे, उन प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री थी उनको ज़्यादा रोल दिया गया था। गवर्नमेंट सेक्टर की जो गवर्नमेंट सेक्टर था यानी कि पब्लिक सेक्टर था उसमें थोड़ा पीछे हटी थी ताकि प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें एंट्री दी जा सके। बेसिकली लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण में ये हुआ था जहाँ पे आपको जो आपके ऊपर टैक्सेस लगाए गए थे, नियम कानून लगाए गए थे कि कोई कंपनी खोलनी है तो उसमें ये आपको ये लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा, ऐसे खोलना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हटा दी गई थी। किस में हटा दी गई थी? लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण में हटा दी गई थी। यहाँ से एक मार्क का क्वेश्चन ये बन सकता है, पक्का बनेगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। 1991 में आपका आया था न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आया था? 1991। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म के 3 मेजर पार्ट कौन कौन से थे? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ओपनिंग डोर फॉर प्राइवेट सेक्टर इन द एरिया रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर इज नोन एज, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्र में निजी क्षेत्रों के लिए द्वार खोलना कहलाता है। यानी कि बेसिकली ये है कि हम प्राइवेट सेक्टर को इंगेज कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट कर रहे थे पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में वो काम करने के लिए हम प्राइवेट सेक्टर को बुला रहे थे, इनवाइट कर रहे थे। तो ये किसका पार्ट है? प्राइवेटाइजेशन का पार्ट है या ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है या लिबरलाइजेशन का पार्ट है या नन ऑफ द अबव? तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि ये किसका पार्ट है? प्राइवेटाइजेशन का पार्ट है। प्राइवेटाइजेशन में बेसिकली पब्लिक सेक्टर के रोल को कम किया गया था एंड प्राइवेट सेक्टर के जो रोल है उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स लाई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्रिएटिंग अ वेबसाइट एंड सेलिंग ऑनलाइन इज रिलेटेड टू। आप वेबसाइट बना रहे हैं, नेट पे कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो ये कौन सी इन्वायरमेंट का पार्ट है? सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट है? नहीं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है? नहीं, क्योंकि किसी राजनीतिक दल का इसमें जिक्र नहीं हुआ। लीगल इन्वायरमेंट का पार्ट है? नहीं, क्योंकि इसमें कोई कानून का बनने का जिक्र नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी का पार्ट है? हाँ। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जब भी कोई वेबसाइट बन रहा है, कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल हो रहा है, फ़ोन मिल रहा है, फ़ोन बन रहा है, फ़ोन का इन्वेंशन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ का पार्ट है? वो हमारे टेक्नोलॉजी का पार्ट है। किसका पार्ट है? टेक्नोलॉजिक इन्वायरमेंट का पार्ट है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो एटीट्यूड ऑफ कस्टमर टूवर्ड इनोवेशन लाइफस्टाइल एक्सेट्रा इज अ पार्ट ऑफ। नवाचार, जीवन शैली आदि के प्रति ग्राहकों का रवैया का हिस्सा है। सोशल इन्वायरमेंट, टेक्निकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे किसी टैक्स रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, SLR, CRR, नोटबंदी, GST किसी का जिक्र नहीं हुआ, तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट हो ही नहीं सकता। ये ऑप्शन ऑटोमेटिक हट गया। ठीक है। लीगल इन्वायरमेंट, कोई कानून बनने की यहाँ पे बात हो रही है? नहीं हो रही है, हट गया। टेक्निकल इन्वायरमेंट, यहाँ पे किसी वेबसाइट सेलिंग, प्रोडक्ट, ऑनलाइन फ़ोन, टीवी, इस चीज़ का यूज़ हो रहा है? नहीं, जिक्र हुआ नहीं, हुआ नहीं, तो ये टेक्निकल इन्वायरमेंट भी नहीं होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन बचा हमारा? सोशल इन्वायरमेंट। तो सोशल इन्वायरमेंट का ये पार्ट होगा। एटीट्यूड ऑफ कस्टमर टूवर्ड इनोवेशन लाइफस्टाइल एक्सेट्रा इज अ पार्ट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। सो देखिए, MCQ पेपर जो है वो काफ़ी ईजी रहता है। आपके सामने क्वेश्चन भी है, आपके पेपर में ही आंसर दिया गया है, बस आपको क्या करना है? खोज के लिखना है। क्वेश्चन भी आपके सामने है, आंसर भी आपके सामने है, बस दिमाग आपको ये लगाना है, सही आंसर आपको खोज के लिखना है। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो चेंज इन सेंसेक्स एंड निफ्टी ड्यूरिंग इलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ। चुनाव के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी में बदलाव का हिस्सा है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, इसको कुछ बच्चे कनेक्ट करेंगे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से और कुछ कनेक्ट करेंगे आपका इससे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से। देखिए क्या बात है यहाँ पे कि चेंज इन सेंसेक्स एंड निफ्टी ड्यूरिंग एन इलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ।
सो इलेक्शन के दौरान हमारे सेंसेक्स और निफ्टी में चेंज आ रहा है, तो ये किसका हिस्सा है? ये हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का हिस्सा नहीं है। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन होता आपका बोथ ए एंड डी, तो आप ए एंड डी पे टिक लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे पहले किसका जिक्र हुआ? चुनाव के दौरान। चुनाव के दौरान इन चीज़ों में बदलाव हो रहा है, तो ये किसका हिस्सा है? ये इसका हिस्सा होगा हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता है बोथ ए एंड डी, तो आप लोग ए एंड डी पे लगा देते, तो वो ऑप्शन आपका सही होता। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले कौन सी एक्टिविटी हो रही है? चुनाव हो रहा है। चुनाव के दौरान वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आप लोग छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होगी, नहीं तो यही चीज़ें आपका मार्क्स काटेंगी और फिर आपको सिलेक्शन से रोक देंगी। आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। शिफ्ट ऑफ यूथ इन इंडिया टूवर्ड पैक्ड फूड ऑनलाइन बाइंग इज अ पार्ट ऑफ। सो जो शिफ्ट हो रहा है हमारे यूथ का किसके तरफ? ऑनलाइन चीज़ों को बाय करने में, पैक्ड फूड खाने में, तो ये किसके तरफ? ये कौन सा इन्वायरमेंट है? इसमें कौन सा इन्वायरमेंट रोल प्ले कर रहा है? तो इसमें कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट प्ले हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन बाइंग लिखा है। कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे इसको सोशल इन्वायरमेंट को। तो यहाँ पे बेसिकली आंसर जो है वो हमारा सोशल इन्वायरमेंट है। टेक्निकल इन्वायरमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे अगर ऑप्शन वही जैसे पिछला वाला मैंने बताया कि अगर आपको दोनों रहता तो आप इसको दोनों पे क्लिक कर सकते थे, दोनों पे लगा सकते थे। यहाँ पे पैक्ड फूड, यहाँ पे हमारे भारत के युवाओं का शिफ्ट होना बता रहा है, हमारे भारत के युवाओं की सोच की शिफ्ट होना बता रहा है कि अब वो पैक्ड फूड की तरफ जा रहे हैं, ऑनलाइन बाइंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये किस चीज़ को दिखाता है? तो ये हमारे सोशल इन्वायरमेंट को दिखाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग बिजनेस फर्म कैन एंजॉय। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग से हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को क्या क्या फ़ायदा होगा? अगर आप कोई भविष्य में आने वाली कोई दिक्कत को, कोई अपॉर्चुनिटीज़ को पहले ही जान जाते हैं, तो आपको क्या फ़ायदा होगा? कंपटीशन होगा? नहीं होगा। बेनिफिट ऑफ टैक्स होगा? नहीं होगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा आपको, यानी कि आप अगर चीज़ों को पहले ही जान जाएं कि ये चीज़ें होने वाली हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान एंड पॉलिसी बनाएंगे। अपने जो भी आप पॉलिसीज, अपने काम करने की पॉलिसी, आप उसके अकॉर्डिंग उसके प्लान करेंगे, तो इससे आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सो फेसबुक, ट्विटर एंड व्हाट्सअप इज अ रिजल्ट ऑफ। तो फेसबुक, व्हाट्सअप एंड जो आपका ट्विटर है, ये किसका रिजल्ट है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट? नहीं। लीगल इन्वायरमेंट? नहीं। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट? नहीं। तो ये किसका पार्ट है? हमारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। प्लानिंग इज द, अब यहाँ से हम लोग का चैप्टर प्लानिंग शुरू हो रहा है। सो प्लानिंग क्या है? प्लानिंग मैंने आपको बताया, चैप्टर जो थ्योरी वाला सीरीज था उसमें मैंने आपको बता दिया कि प्लानिंग एक्चुअल में होता क्या है, प्लानिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं, प्लानिंग के क्या क्या मेरिट हैं, क्या क्या डीमेरिट हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो अब हम लोग इस पे एमसीक्यू, जो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है हमारे एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अब हम लोग कवर करते हैं। तो प्लानिंग बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, प्लानिंग इज द, प्लानिंग क्या है? सो प्राइमरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। यानी ये प्रबंधन या प्राथमिकता का पहला कार्य है, प्रबंधन का अंतिम कार्य है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। तो प्लानिंग जो है वो हमारे जो मैनेजमेंट का फंक्शन है उसका पहला पार्ट है प्लानिंग। फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है, तो प्लानिंग जो है हमारे मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा इसका सही? प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजर। तो प्लानिंग से ही आगे की जो प्लानिंग, और फिर हम लोग ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं, फिर डायरेक्टिंग करते हैं, फिर कंट्रोलिंग करते हैं। तो प्लानिंग बेसिकली क्या है? हमारा पहला फंक्शन है हमारे मैनेजमेंट का। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सो मेकिंग एंजम्पशन फॉर फ्यूचर इज कॉल्ड। हम फ्यूचर के लिए एंजम्पशन जो बनाते हैं, भविष्य के लिए धारणा जो बनाते हैं, वो क्या कहलाता है? मेकिंग डेरिवेटिव प्लान, मेकिंग पॉलिसी, सेटिंग प्लानिंग परमिसेस, हम लोग योजना परिसर बनाते हैं, और या ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेटिंग प्लानिंग प्रीमिसेस है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि सेटिंग प्लानिंग प्रीमिसेस। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि द कंपोजिट प्लान विच इन्वॉल्व सेटिंग अप ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, फाइंडिंग कोर्स ऑफ एक्शन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इज कॉल्ड। यानी कि समग्र योजना जिसमें दीर्घकालीन उद्देश्य, योजना के कार्य प्रणाली और संसाधनों का आवंटन शामिल है, कहलाती है पॉलिसी, स्ट्रेटजी, प्रोग्राम या प्रोसीजर। तो ये क्या कहलाता है? तो ये इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रैटेजी कहते हैं। क्या कहते हैं?
स्ट्रैटेजी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 19 है द प्लान विच इंक्लूड ऑब्जेक्टिव पॉलिसी प्रोसीजर एंड रूल इज कॉल्ड, यानी कि वह योजना जिसमें उद्देश्य नीति प्रक्रिया और नियम शामिल होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? बजट कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, या ऑल ऑफ द अबव कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हमारा है प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है स्टैंडर्डाइज्ड वे इन विच अ टास्क हैज़ टू परफॉर्म इज कॉल्ड, यानी कि मानकीकृत तरीके जिसमें किसी कार्य को करना होता है वह कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉलिसी कहलाता है, मेथड कहलाता है, स्ट्रेटजी कहलाता है, या प्रोसीजर कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेथड कहते हैं, यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड वे इन विच अ टास्क हैज़ टू परफॉर्म इज कॉल्ड मेथड। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सो द सीक्वेंस ऑफ steps or a action to be taken to enforce a policy and attain predetermined objective is called, यानी कि किसी नीति को लागू करने के लिए किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उठाए जाने वाले कदम को क्या कहा जाता है? प्रोसीजर कहा जाता है, मेथड कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, या पॉलिसी कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको प्रोसीजर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। सो ऑर्गेनाइजेशन ओन कस्टमाइज्ड वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम और टेकिंग डिसीजन इज कॉल्ड, यानी कि संगठन को समस्या से निपटने या निर्णय लेने का अनुकूलित तरीका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रेटजी कहा जाता है, पॉलिसी कहा जाता है, बजट कहा जाता है, या रूल कहा जाता है? तो इसको स्ट्रेटजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रेटजी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। एंड रिजल्ट टूवर्ड विच ऑल ऑब्जेक्टिव आर डायरेक्टेड इज कॉल्ड, यानी कि अंतिम परिणाम जिसके लिए सभी गतिविधियों का निर्देशित किया जाता है वो क्या कहलाता है? पॉलिसी कहलाता है, ऑब्जेक्टिव कहलाता है, स्ट्रेटजी कहलाता है, या प्रोग्राम कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑब्जेक्टिव, यानी कि एंड रिजल्ट टूवर्ड विच ऑल द एक्टिविटी आर डायरेक्टेड इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा कंट्रोलिंग डिवाइस फ्रॉम विच डेविएशन कैन बी टेकन केयर ऑफ, यानी कि नियंत्रीकरण उपकरण जिससे विचलन का ध्यान रखा जाता है वो क्या होता है? प्रोसीजर होता है, स्ट्रेटजी होता है, पॉलिसी होता है, या बजट होता है? तो इसका जो आंसर है वो है बजट। सो बजट के ही अनुसार, यानी कि बजट से ही हेल्प से हम लोग जो डेविएशन हो रहा है उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 25 है प्लानिंग इज परफॉर्म्ड एट, यानी कि प्लानिंग को कौन से स्टेज पे निभाया जाए, कौन से लेवल पे निभाया जाता है, कौन से लेवल का काम है प्लानिंग? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजिंग लेवल, या ऑल ऑफ द अबव? यानी कि देखिए प्लानिंग क्या है? ऐसा फंक्शन है जिसको हर एक लेवल अपने अपने अनुसार अपने अपने अनुसार अकॉर्डिंग वो अपने प्लानिंग करता है। अगर टॉप लेवल का काम हो ऑर्गेनाइजेशन को हमको यहाँ तक पहुँचाना है, सुपरवाइजरी लेवल का मिडिल लेवल का काम हो हमको यहाँ से रॉ मटेरियल खरीदना है, इन फ्यूचर हमको यहाँ से खरीदेंगे तो हमको फ़ायदा होगा। तो प्लानिंग जो ऐसा है वो हर एक लेवल पे होती है। प्लानिंग आप भी करते हैं कि हमको इस दिन में इतना इतना चैप्टर कवर करना है, प्लानिंग आपके टीचर करते हैं कि हमको इस दिन में ये सारे चैप्टर्स पढ़ाने हैं। तो प्लानिंग जो है वो हर एक लेवल पे परफॉर्म किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑल लेवल होगा, यानी कि प्लानिंग को कहाँ कब कब किया जाता है, कौन से लेवल पे किया जाता है? प्लानिंग को हर लेवल पे किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे। प्लानिंग क्या है? रूटीन एक्टिविटी है, मेंटल एक्सरसाइज है, नन ऑफ द अबव है, या ऑल ऑफ द अबव है? तो इसका जो बेसिक आंसर अगर इसमें एक ऑप्शन होता बोथ ए एंड बी, तो उसको हम लोग लगाते रूटीन एक्टिविटी भी होता है और मेंटल एक्सरसाइज भी होता है। लेकिन यहाँ पे ए एंड बी नहीं दिया है तो इसमें हम लोग जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो उसका है मेंटल एक्सरसाइज, यानी कि प्लानिंग क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग क्या है? बेसिकली आप मेंटल दिमाग में सोचते हैं कि हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वहाँ करेंगे, एंड देन आफ्टर आप इन सारी चीज़ों को ऑन पेपर उतारते हैं। तो बेसिकली प्लानिंग क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 27 है आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, योजना का कार्यान्वयन करने के बाद प्लानिंग एंड्स, न्यू प्लान इज मेड, फॉलो अप इज डन, या नन ऑफ द अबव?
यानी कि एक प्लान अगर बन गया उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस प्लान को फॉलो करेंगे या नया प्लान बना देंगे। अगर आप प्लान बनाएं कि आज हमको 10 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, प्लान बना दिए, तो अब आप क्या करेंगे, आधे घंटे बाद उस प्लान को छोड़ के दूसरा प्लान बनाएंगे? नहीं, उसी प्लान को जो आप बनाए उसको फॉलो करेंगे अनटिल एंड अनलेस आप उस प्लान को जो टारगेट रखें उसको अचीव ना कर ले। तो प्लान बनाने के बाद हम लोग प्लानिंग एंड नहीं हो जाता, न्यू प्लान इज नहीं बना नए प्लान नहीं बनाते हैं, प्लानिंग अप इज डन, फॉलो अप इज डन। सो जो प्लान हम बनाए हैं उस पर काम करते हैं एंड जो टारगेट हमने सेट किया है उसको अचीव करने का काम करते हैं। सो अब क्वेश्चन नंबर 28, स्टैंडिंग प्लान यानी अस्थाई योजना क्या है? स्टैंड एज एन एग्जाम्पल फॉर अदर प्लानर, रिक्यूरिंग प्लान, आवर्ती योजना, डिस्कार्डेड आफ्टर यूज या ऑल ऑफ द अबव। यानी कि स्टैंडिंग प्लान क्या है? स्टैंड एज एन एग्जाम्पल फॉर अदर प्लानर, अन्य योजनाकार के लिए उदाहरण के रूप में खड़े रहें। रिक्यूरिंग प्लान, आवर्ती योजना, डिस्कार्डेड यूज आफ्टर यूज, इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाना, या ऑल ऑफ द अबव। स्टैंडिंग प्लान बेसिकली क्या है? रिक्यूरिंग प्लान। इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, रिक्यूरिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? रिक्यूरिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। सो सिंगल यूज प्लान क्या है? सिंगल यूज प्लान क्या है? तो यूज्ड ओनली वंस या यूज्ड फॉर अ सिंगल डिपार्टमेंट, यूज्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल, या ऑल ऑफ द अबव। तो सिंगल यूज़ प्लान क्या है? बेसिकली ये एक बार के यूज़ के लिए ही बनाया जाता है। अगर आपने सेट किया कि आज हमको पहला चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, ठीक है, आपने प्लान बना लिया, अब आप वो 2 चैप्टर पढ़ लिए तो आप उस प्लान को दोबारा यूज़ करेंगे अगले दिन, यानी कि आज हमको फिर एक चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है? नहीं, आपका वो टारगेट अचीव हो गया, उस प्लान को छोड़ दिया आप। तो जो भी प्लान एक यूज़ के लिए बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल यूज़ प्लान। यानी कि जो प्लान एक यूज़ के लिए बनाया गया है उसको हम लोग सिंगल यूज़ प्लान के नाम से जानते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, प्लानिंग इस्टेब्लिश बेस और स्टैंडर्ड फॉर। प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग योजना के लिए आधार या मानव स्थापित करना। ये क्या है? प्लानिंग इस्टेब्लिश बेस और स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग क्या है इसका? तो किसके लिए एक आधार स्थापित करता है? प्लानिंग किसके लिए स्थापित करता है? किसके लिए करता है? ये कंट्रोलिंग के लिए करता है। जो आप कंट्रोलिंग, जो आपका लास्ट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में आप ये मेजर करते हैं जो आपका टारगेट था उसको आप अचीव किए या नहीं किए, अगर डेविएशन आ रहा है तो कितने का आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो ये किसके लिए आधार सेट करता है? प्लानिंग, ये कंट्रोलिंग के लिए आधार सेट करता है। सो आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, प्लानिंग इन्वॉल्व चॉइस। सो प्लानिंग इन्वॉल्व चॉइस, ट्रू और फॉल्स। तो योजना में पसंद शामिल है या नहीं? तो बिल्कुल है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। तो प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजर। तो प्लानिंग किसका फंक्शन है? टॉप लेवल मैनेजर का? नहीं, क्यों? क्योंकि प्लानिंग हर एक लेवल पे होती है, ठीक है। प्लानिंग गिव गारंटी ऑफ सक्सेस। जो प्लानिंग अगर हम लोग कर रहे हैं कि अगर हम आज प्लान किए कि आज से शाम तक हम 10 चैप्टर पढ़ लेंगे, तो ये अगर हम प्लानिंग कर लिए तो इसका मतलब है कि हम सक्सेस हो जाएंगे। गारंटी का वो क्या गारंटी है कि हम जितना चैप्टर प्लान बनाए हैं कि हम इतना चैप्टर अचीव करना है, इतना चैप्टर पढ़ना है, वो सारे चैप्टर को पढ़ लें। तो कोई गारंटी नहीं है कि प्लान जो भी हम बनाते हैं वो सक्सेस होगा ही होगा। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। आगे बढ़ते हैं 34th क्वेश्चन पे। तो बजट इज़ अ स्टैंडिंग प्लान, यानी कि बजट एक स्टैंडिंग प्लान है? नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 35 आई थिंक कट गया क्वेश्चन, तो बेसिकली 36 की तरफ बढ़ते हैं। तो डीमोनेटाइजेशन वॉज लॉन्च्ड इन 1 नवंबर 2016। तो नोटबंदी हमारे देश में कब आई थी? 1 नवंबर 2016 को आई थी? नहीं आई थी, 7 नवंबर को आई थी। तो इसका जो आंसर है वो है फॉल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेट आप लोग याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 है क्वेश्चन, कंडीशन अफेक्टिंग बिजनेस वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन। यानी कि व्यवसाय को प्रभावित करने वाली स्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रू है इसका आंसर। अगर कोई चीज़ कोई फैक्टर आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक बिजनेस को अफेक्ट करेगा। किसी के लिए वो पॉजिटिव वे में भी काम कर सकता है। जैसे आज प्लास्टिक बैन अगर कर दिया जाए तो जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके लिए तो डीमेरिट है, लेकिन जो पेपर बैग बना रही है उसके लिए तो ये मेरिट का काम है, उसके लिए तो ये पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। उसका जो पेपर बैग बना रहा है उसका प्रोडक्शन वो और बढ़ाएगा ताकि वो और बिके। तो कई ऐसा नहीं है कि कोई फैक्टर अगर आपके लिए दिक्कत कर रहा है तो वो सबके लिए दिक्कत करेगा, किसी के लिए वो पॉजिटिव में भी हो सकता है। आगे का क्वेश्चन है, बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर।
सो ऑब्वियस सी बात है, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों ही इम्पैक्ट करते हैं हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को, तो इसका आंसर होगा ट्रू। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। सो आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था 1991 में, द कस्टमर बिकम मोर डिमांडिंग। तो जो कस्टमर था वो मोर डिमांडिंग बन गया। नई आर्थिक नीति के बाद ग्राहक अधिक मांग वाले हो गए। तो इसका आंसर है बेसिकली ट्रू, क्योंकि उनको जो फॉरेन के गुड्स थे वो भी प्रोवाइड होने लगे और उनके पास चॉइस आ गया, वैरायटी ऑफ चॉइस आ गया। जो प्रोडक्ट इनके पास एक ही दो ऑप्शन थे, अब उनके पास फॉरेन से जब कंपटीशन आ गया, फॉरेन मार्केट भी यहाँ पे इन्वेस्ट करने लगे, तो उनके पास ऑप्शन बढ़ गया, तो वो और डिमांड करने लगे। आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 40। तो लिबरलाइजेशन रेफर्स टू बिकमिंग लिबरल विथ पीपल रिलेटेड टू लॉ, यानी कि उदारीकरण का तात्पर्य कानून से संबंधित लोगों के साथ उदार बनने से है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर फॉल्स ही होगा। मैंने आपको बताया लिबरलाइजेशन बेसिकली क्या है। लिबरलाइजेशन क्या है? जो नियम या कानून बनाए गए थे, जो फैक्ट्री या फिर जो भी स्टार्टअप करने के लिए लाइसेंस क्राइटेरिया बनाया गया था, उसको हटाया गया था और इसको लेके किसी और चीज़ से रिलेशन इसका नहीं था। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते थे वो सारा मैंने आपको करा के कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे एंड सेम इसी तरह हम बाकी जितने भी चैप्टर बचे हैं सबके एमसीक्यू को हम लोग कवर करेंगे। सो